नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुआ गहन विचार विमर्श। प्रधानमंत्री ने सामने आए अनुभवों को बताया अद्भुत। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का दिया मंत्र। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को कर रहा है बेनकाब। दुनिया को आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति का दिया स्पष्ट संदेश। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा। प्रधानमंत्री दाहोद में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को करेंगे समर्पित। भुज और गांधीनगर में भी कई हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और शुभारंभ। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का उत्तरी व पश्चिमी कमान का दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति का लिया जायजा। ऑपरेशन की योजना और क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों से की मुलाकात। ऑपरेशन के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को किया याद। और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बार फिर दुनिया में बजने लगा भारत का डंका। विशेषज्ञों नेताओं ने कहा, भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मजबूत शासन का परिणाम। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों ने रविवार को महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना और सुशासन पर चर्चा हुई। बैठक में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे आगामी आयोजनों पर भी मंथन किया गया। सुशासन के मुद्दे पर दिल्ली में हुई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में जुटने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री परिषद के समापन संबोधन में पीएम मोदी ने एनडीए शासित राज्यों से टीम इंडिया के तौर पर पूरे समन्वय के साथ काम करने को कहा। परिषद की बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। पहले प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम मोदी के नेतृत्व और देश की सेना की सराहना की गई। इस बैठक में हमारे 20 मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ये उपस्थित रहे। इस कॉन्क्लेव में 2 प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव तो ऑपरेशन सिंदूर हमारी आर्मी है जिसने अपना पराक्रम दिखाया है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। तो यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ। सीएम परिषद की बैठक में जाति जनगणना कराने के मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों की तरफ से प्रस्तुतिकरण भी बैठक में दिए गए। बैठक में फैसला किया गया कि 25-26 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी पर देश भर में लोकतंत्र हत्या दिवस मनाया जाएगा। 25-26 जून को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो वह भी एनडीए उसको भी जनता को उजागर करेगा कि किन लोगों ने प्रजातंत्र का गला घोटने का, डेमोक्रेसी को क्रश करने का, डेमोक्रेसी को थ्रॉटल करने का कुत्सित प्रयास किया। इसको भी हम जनता तक बताएंगे। इसके साथ ही परिषद की बैठक में 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर राज्यों को नए कार्यक्रम को करने, 9 जून को मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरा होने पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार किया गया। इस बात का भी फैसला किया गया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भी देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मोदी सरकार के सत्ता में आने के पहले अमूमन केंद्र और राज्य के बीच टकराव देखने को मिलता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनने के बाद
फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई तरह के काम आगे बढ़ाए गए। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक उसी कड़ी का एक हिस्सा है। कैमरामैन विश्व बंधु और अपने सहयोगी शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में आयोजित एनडीए के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। हमने विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया। विभिन्न राज्यों ने जल संरक्षण, शिकायत निवारण, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, खेलकूद आदि सहित अनेक क्षेत्रों में अपनी श्रेष्ठ पहलों को साझा किया। इन अनुभवों को सुनना बेहद प्रेरणादायक और सुखद रहा। मैंने इस बात पर जोर दिया कि हमें अपने विकास कार्यों को और गति देनी चाहिए और डबल इंजन सरकार के लाभों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना चाहिए। स्वच्छता, सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, युवा सशक्तिकरण, कृषि, प्रौद्योगिकी आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने और वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत का कई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का 7वां समूह रविवार को 6 देशों की यात्रा पर रवाना हुआ। आतंकवाद पर कूटनीतिक जंग, खुल रही है पाकिस्तान की पोल, भारत का स्पष्ट संदेश, आतंकवाद के खिलाफ एक है देश। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के उद्देश्य से भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का 7वां समूह भी 6 देशों की यात्रा पर रवाना हो गया। प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क के दौरे पर है। पूरा भारत जा रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है और वही भाषा हम लोग बोलने जा रहे हैं। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कतर की शूरा काउंसिल की उपाध्यक्ष डॉक्टर हमदा बिन्त हसन अल सुलैती और शूरा काउंसिल के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। इससे पहले कतर में भारतीय राजदूत के साथ उनकी बैठक हुई। साथ ही भारतीय दूतावास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुदाविया पैलेस में बहरीन के उप प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने शूरा परिषद के अध्यक्ष अली बिन सालेह अस-सालेह से भी मुलाकात की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मनामा में प्रमुख हस्तियों के साथ बातचीत की और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग बढ़ाने और कट्टरपंथ से निपटने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने प्रतिनिधि परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष अब्दुल नबी सलमान से भी मुलाकात की। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण कोरिया के सियोल में ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय पक्ष को रखा। प्रतिनिधिमंडल ने यहां प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत भी की। इंडिया में लोगों ने मन बना लिया, एवरीवन, कि अब अगर तो किसी तरह का घटना होगा तो सिर्फ टेररिस्ट को नहीं, ऑल दोज हु सपोर्ट नर्चर टेररिज्म, जो उसको फंड करता है, वो उसको भी जाकर के हिट करेंगे। If they hadn't attacked us back, we would have stopped there. But they did attack us back. And when they attacked us back, what did we do? We neutralized the platforms they were using to attack us. So we neutralized their air bases which they were using to attack us. वहीं रूस में सफल बैठक के बाद डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल रविवार को स्लोवेनिया पहुंचा, जहां ये अगले 2 दिनों तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और पाकिस्तान में आतंकी शिविरों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के विषय में विस्तार से चर्चा करेगा। We will not stop till we ensure that there is no more terrorism, and India is not just speaking for ourselves.
we are talking for the globe. We're talking about all the countries being safe, because when terrorism is rampant, no country in this world is safe. वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल रविवार से गुयाना के दौरे पर है। इससे पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के अपने दौरे में न्यूयॉर्क शहर पहुंचकर 9/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच श्रीकांत शिंदे की अध्यक्षता में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कांगो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा, शांति और सहिष्णुता के सिद्धांतों का सम्मान और स्मरण करते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधियों को लेकर उसके दोहरे चरित्र को बेनकाब करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर आतंकवाद के खिलाफ भारत के पक्ष को मजबूती के साथ रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दोहा में मध्य पूर्व वैश्विक मामलों की परिषद के प्रमुख तारिक यूसुफ और परिषद के सदस्यों से मुलाकात की। वहीं भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने किंग हमाद ग्लोबल सेंटर के साथ बातचीत की। वहीं बहरीन के मनामा में भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान IISS के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने रविवार को जम्मू कश्मीर स्थित उधमपुर में भारतीय सेना के उत्तरी कमान और हरियाणा के चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन पर पश्चिमी कमान का दौरा किया। सेना की दोनों कमान ऑपरेशन सिंदूर में सक्रिय रूप से शामिल थी। CDS जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की योजना और क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल सेना के कमांडर्स और वरिष्ठ स्टाफ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने उधमपुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जानकारी ली। उधमपुर में CDS को आतंकवादी नेटवर्क को निष्क्रिय करने, दुश्मन की आतंकवाद समर्थित संपत्तियों को ध्वस्त करने और अपने सैन्य संसाधनों और नागरिक आबादी की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई। जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को याद करते हुए सभी रैंकों के साहस, संकल्प, सटीकता और अनुशासन की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारतीय सेना के उच्च मनोबल, अनुशासन और अटूट समर्पण को इस सफलता का आधार बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। इस लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य ने देशवासियों में जबरदस्त उत्साह भर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के साथ मन की बात की। अपने संबोधन में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेनाओं के पराक्रम का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, बल्कि देश के संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। उन्होंने कहा, इस सफलता ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है। आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना
उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की बड़ी ताकत थी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने कहा कि माओवाद प्रभावित इलाकों में अब बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद लोग अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में कहा है कि माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ऐसे माओवाद हिंसा प्रभावित गांव का जिक्र किया जहां पहली बार बस पहुंची है। जब गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। बस को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, लोगों को जरूरत थी, लेकिन पहले कभी यहां बस नहीं चल पाई थी। क्यों? क्योंकि ये गांव माओवादी हिंसा से प्रभावित था। यह जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में और इस गांव का नाम है काटेजरी। काटेजरी में आए इस परिवर्तन को आसपास के पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। अब यहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब ऐसे क्षेत्रों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि बस के आने से उन लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। इन इलाकों में शिक्षा और खेल दोनों में ही बच्चे कमाल कर रहे हैं। यहाँ के बच्चों में साइंस का पैशन है, वो स्पोर्ट्स में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं। इन लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में 6ठा स्थान हासिल किया। सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर पूर्व का सामर्थ्य और प्रतिभा वाकई अद्भुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि सिक्किम के क्राफ्टेड फाइबर्स की बुनाई की कला से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि उत्तर पूर्व में अपार सामर्थ्य और प्रतिभा है। उन्होंने सिक्किम के क्राफ्टेड फाइबर्स का जिक्र करते हुए कहा कि यह परंपरा बुनाई की कला और फैशन का समन्वय है। नॉर्थ ईस्ट की बात ही कुछ और है। वहाँ का सामर्थ्य, वहाँ का टैलेंट वाकई अद्भुत है। मुझे एक दिलचस्प कहानी पता चली है क्राफ्टेड फाइबर्स की। क्राफ्टेड फाइबर्स ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, सिक्किम की परंपरा, बुनाई की कला और आज के फैशन की सोच, तीनों का सुंदर संगम है।
प्रधानमंत्री ने क्राफ्टेड फाइबर्स को नया आयाम देने वाले डॉक्टर चेवांग नूरबू भूटिया को सिक्किम की संस्कृति का सच्चा ब्रांड एम्बेसडर बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग बुनाई की कला का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। गांवों के बुनकर, पशुपालक और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सबको जोड़कर डॉक्टर भूटिया ने रोजगार के नए रास्ते बनाए हैं। आज स्थानीय महिलाएं और कारीगर अपने हुनर से अच्छी कमाई कर रहे हैं। क्राफ्टेड फाइबर्स के शॉल, स्टॉल, दस्ताने, मोजे सब लोकल हैंडलूम से बने होते हैं। इसमें जो ऊन का इस्तेमाल होता है वो सिक्किम के खरगोशों और भेड़ों से आता है। रंग भी पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ प्रकृति की रंगत। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब परंपरा को पैशन से जोड़ा जाता है तो वो दुनिया में एक नई पहचान के रूप में सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में योग, आयुर्वेद और फिटनेस पर विस्तार से बात की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम ने कहा कि योग लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल रहा है। इस बार भी योग दिवस को लेकर दुनिया भर में लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। मुझे जानकर अच्छा लगा, इस बार भी हमारे युवा साथी देश की विरासत से जुड़ी आइकॉनिक प्लेसेस पर योग करने वाले हैं। कई युवाओं ने नए रिकॉर्ड बनाने और योग चेन का हिस्सा बनने का संकल्प लिया है। हमारे कॉरपोरेट्स भी इसमें पीछे नहीं है। कुछ संस्थानों ने ऑफिस में ही योग अभ्यास के लिए अलग स्थान तय कर दिया है। कुछ स्टार्टअप्स ने अपने ऑफिस योग अवर्स तय कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग के साथ ही आयुर्वेद भी अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। WHO के डायरेक्टर जनरल और मेरे मित्र तुलसी भाई की मौजूदगी में एक MOU साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के साथ ही इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस के तहत एक डेडिकेटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल पर काम शुरू हो गया है। इस पहल से आयुष को पूरी दुनिया में वैज्ञानिक तरीके से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। बच्चे देश के भविष्य की नींव हैं, जिस पर मजबूत और विकसित भारत की बुलंद इमारत टिकी है। ऐसे में बच्चों में बचपन से ही स्वस्थ जीवन शैली की आदतें डालना चाहिए। लेकिन अब कुछ स्कूलों में शुगर बोर्ड भी लगाया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड नहीं, शुगर बोर्ड। CBSE की इस अनोखी पहल का उद्देश्य है बच्चों को उनके शुगर इंटेक के प्रति जागरूक करना। कितनी चीनी लेनी चाहिए और कितनी चीनी खाई जा रही है, ये जानकर बच्चे खुद से ही हेल्दी विकल्प चुनने लगे हैं। ये एक अनोखा प्रयास है और इसका असर भी बड़ा पॉजिटिव होगा। आखिरकार सेहत है तो सब कुछ है। फिट इंडिया ही स्ट्रॉन्ग इंडिया की नींव है। इसलिए देश दुनिया में योग और फिटनेस के प्रति बढ़ता क्रेज निश्चित तौर पर एक सुखद संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसे के साथ कहा कि उन्हें विश्वास है कि सभी लोग इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के संकल्प ने पहाड़ जैसी चुनौतियों को भी मात दी है। आज मैं आपको एक ऐसी मिसाल के बारे में बताना चाहता हूं जहां स्वच्छता के संकल्प ने पहाड़ जैसी चुनौतियों को भी मात दे दी। आप सोचिए, कोई व्यक्ति बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ाई कर रहा हो, जहां सांस लेना मुश्किल हो, कदम कदम पर जान को खतरा हो, और फिर भी वो व्यक्ति वहां सफाई में जुटा हो। ऐसा ही कुछ किया है हमारी ITBP की टीमों के सदस्यों ने। ये टीम माउंट मकालू जैसे विश्व की सबसे कठिन चोटी पर चढ़ाई के लिए गई थी। पर साथियों, उन्होंने सिर्फ पर्वतारोहण नहीं किया, उन्होंने अपने लक्ष्य में एक मिशन और जोड़ा, स्वच्छता का। चोटी के पास जो कचरा पड़ा था
उन्होंने उसे हटाने का बीड़ा उठाया। आप कल्पना कीजिए, 150 किलो से ज्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इस टीम के सदस्य अपने साथ नीचे लाए। इतनी ऊंचाई पर सफाई करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि जहां संकल्प होता है वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 122वें प्रसारण में शहद उत्पादन का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में विश्व मधुमक्खी दिवस को जगह देते हुए कहा कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि शहद सिर्फ मिठास नहीं है, ये स्वास्थ्य, रोजगार और आत्मनिर्भरता का भी उदाहरण है। बीते 11 वर्षों में भारत के मधुमक्खी पालन में क्रांति आई है। शहद सिर्फ मिठास नहीं, बल्कि सेहत, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की मिसाल भी है। पिछले 11 वर्षों में मधुमक्खी पालन में भारत में एक स्वीट रिवॉल्यूशन हुआ है। आज से 10-11 साल पहले भारत में शहद उत्पादन एक साल में करीब 70-75 हजार मैट्रिक टन होता था। आज ये बढ़कर करीब 1.25 लाख मैट्रिक टन के आसपास हो गया है। यानी शहद उत्पादन में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है। हम हनी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में दुनिया के अग्रणी देशों में आ चुके हैं। साथियों, इस पॉजिटिव इम्पैक्ट में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की बड़ी भूमिका है। इसके तहत मधुमक्खी पालन से जुड़े हजारों किसानों को ट्रेनिंग दी गई, उपकरण दिए गए और बाजार तक उनकी सीधी पहुंच बनाई गई। साथियों, ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखता, ये गांव की जमीन पर भी साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गिर में शेरों की संख्या में आई बढ़ोतरी की बात भी कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शेरों की संख्या में हुई वृद्धि बहुत उत्साहित करने वाली है। पिछले केवल 5 वर्षों में गुजरात के गीर में शेरों की आबादी 674 से बढ़कर 891 हो गई है। 674 से 891। लायन सेंसस के बाद सामने आई शेरों की ये संख्या बहुत उत्साहित करने वाली है। एशियाटिक लायन की आबादी में बढ़ोतरी ये दिखाती है कि जब समाज में ओनरशिप का भाव मजबूत होता है तो कैसे शानदार नतीजे आते हैं। कुछ दशक पहले गिर में हालात बहुत चैलेंजिंग थे, लेकिन वहां के लोगों ने मिलकर बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। वहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी अपनाया गया। इसी दौरान गुजरात ऐसा पहला राज्य बना जहां बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर महिलाओं की तैनाती की गई। आज हम जो नतीजे देख रहे हैं उसमें इन सभी का योगदान है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हमें ऐसे ही हमेशा जागरूक और सतर्क रहना होगा। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को लेकर दिल्ली में क्या है लोगों की प्रतिक्रिया, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को देश की राजधानी दिल्ली में भी बहुत उत्साह के साथ सुना। आप यहां देख सकते हैं काफी संख्या में रोहिणी में भी लोग इकट्ठा हुए, मन की बात सुना। सर, आज क्या अच्छा लगा मन की बात में आपको? आज प्रधानमंत्री जी ने 122वें मन की बात के एपिसोड में, इस प्रसारण में अपने मन की बात की, और जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से आज की मन की बात प्रारंभ हुई, और जिसमें देश भर में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक जज्बा जागा है और लोगों में जो एकजुटता आई है और जो आतंकवाद के खिलाफ उसको नेस्तनाबूद करने का जो संकल्प है, उसको प्रधानमंत्री ने आज दोहराया और उसको लेकर के लोगों में बहुत उत्साह है। और जो हमारे सैनिकों ने, हमारी सैन्य शक्तियों ने जिस तरह के पराक्रम का उदाहरण पेश किया है, उससे आज पूरे देश का एक एक नागरिक गौरवान्वित है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मन की बात में जो खेलो इंडिया यूथ के बारे में जो कहा है,
कि भारत के 3 प्रांतों को बधाई दी है, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से बिहार का जिक्र किया, तो ये यूथ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऑपरेशन सिंदूर से शुरुआत की, उसके साथ साथ शहद के बारे में और पर्यावरण के बारे में और महिलाओं के और साथ साथ खेलो इंडिया को भी बढ़ावा देने की बात की, जिसमें मुझे लगता है कि युवाओं को एक प्रेरणा मिलेगी और निश्चित रूप से भारत खेलों में भी और आगे बढ़ेगा। देखिए, मोदी जी ने जो आज ऑपरेशन सिंदूर से अपनी बात प्रारंभ की, देश की एकजुटता की बात की, और सबसे ज़्यादा जो आज मुझे अच्छा लगा उसमें जो वोकल फॉर लोकल के लिए मोदी जी ने जो ये पहल की है, महिलाओं के आत्मनिर्भर होने की बात की और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो आगे बढ़ाने की बात की, मुझे लगता है इससे देश में रोजगार को बहुत बढ़ावा मिलेगा। किस तरह से लोग जो हैं काफ़ी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम को सुनकर। कैमरामैन जगदेव सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। सोमवार सुबह प्रधानमंत्री दाहोद में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री दाहोद में करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सोमवार की ही शाम प्रधानमंत्री भुज में 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहीं मंगलवार को प्रधानमंत्री गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेंगे और शहरी विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री की भुज में होने वाली जनसभा कई मायनों में खास है। जनसभा स्थल पर चारों ओर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता साफ नजर आ रही है। स्वागत में ब्रह्मोस, तेजस, आकाश, सुदर्शन के बैनर चारों ओर हैं। एक बार फिर पूरे देश की निगाहें सोमवार को भुज की ओर होंगी कि प्रधानमंत्री इस सीमांत क्षेत्र से पाकिस्तान को क्या संदेश देंगे। सेना ने शत शत वंदन, मोदी जी ने देशनु संपूर्ण समर्थन, इस घोषणा के साथ समूचा कच्छ पटा पड़ा है। वंदनवार जो सजे हैं तो उन पर सुखोई, तेजस और ब्रह्मोस बने हैं और मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात में प्रथम आगमन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक विकास परियोजनाओं की सौगात भी कच्छ की धरती को देंगे, गुजरात की धरती को देंगे और विशिष्ट लगाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो अपनी इस यात्रा के दौरान 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जिन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा उनसे कच्छ और आसपास के क्षेत्रों में बहुआयामी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। भुज और पूरे कच्छ क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और संरचनात्मक और पर्यावरणीय विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। भुज की धरती अगर सृजन की धरती है, पुनर्निर्माण की धरती है, तो भुज की धरती से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर हुंकार भरेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि न्याय का नया स्वरूप और भारत का रौद्र रूप ऑपरेशन सिंदूर के मायने क्या हैं। जब प्रधानमंत्री यहां से पूरी दुनिया को संबोधित करेंगे तो दुनिया एक बार फिर देखेगी कि कैसे सनातन संस्कृति एक हाथ में सृजन और दूसरे हाथ में शक्ति लेकर चलती है। दुनिया देखेगी सृजनात्मकता को भी और दुनिया देखेगी हमारे स्वाभिमान और शक्ति के बोध को भी। कैमरा पर्सन अरमान के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, भुज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दाहोद से रेलवे के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करने जा रहे हैं, जिसमें विश्व के सबसे आधुनिक लोकोमोटिव का निर्माण करने वाली दाहोद की रेलवे इंजन फैक्ट्री का भी उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से एक दिन पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दाहोद पहुंचे। रेल मंत्री के दाहोद रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भाजपा समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दाहोद की ये फैक्ट्री तैयार होने के बाद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा लाभ स्थानीय लोगों को होगा। यहां बनने वाला 9000 HP का लोकोमोटिव दुनिया के सबसे अत्याधुनिक इंजनों में से एक होगा। बहुत ही आधुनिक फैक्ट्री तैयार हुई है, जहां पर दुनिया का सबसे आधुनिक इंजन, वो भी 9000 हॉर्स पावर का बनेगा। इतने कम समय में
एक अच्छी फैक्ट्री बनके तैयार हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसको राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे और दाहोद में इस फैक्ट्री के बनने से और नए इंजन के आने से इस एरिया में बहुत सारे नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। वंदे भारत ट्रेन आज पूरे देश में हमारे जनसामान्य को पसंद आने वाली ट्रेन है। 5 करोड़ से अधिक लोग वंदे भारत में यात्रा का अनुभव कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री भुज यात्रा का भी दौरा करेंगे, जहां प्रधानमंत्री ऊर्जा, परिवहन और बुनियादी संरचना से संबंधित 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर भुज के लोग बेहद उत्साहित हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिंदूर ऑपरेशन को सफल करके हमारे कच्छ में पधारे हैं। हम उनका बहुत खुशी से, आनंद से स्वागत करते हैं। ये महिला मंडल उनके लिए बहुत खुश है और तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। वड़ा प्रधान जी कच्छ आ रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत गर्व है। असा जो कच्छ नरेंद्र मोदी साहब को आवकार रहे हैं कि कच्छ के एक बार नहीं 8वीं के 9वीं बार आज कच्छ आ रहे हैं, इसके लिए भी हमें बहुत गर्व है। हमारा सिंदूर के लिए उसने रक्षा की है, बहुत रक्षा की है। हम तो बॉर्डर पे है कच्छ में, मगर बहुत हम लोग रात को डर रहे थे, मगर हमारे जवान लोग हैं बहुत, वो लोग हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वो लोग के लिए हम सलाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में एक रोड शो भी करेंगे, जहां नारी शक्ति द्वारा प्रधानमंत्री का स्वागत और सम्मान किया जाएगा। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वडोदरा के लोगों में भी काफी उत्साह है। यहाँ के लोग प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हमारा जवाब था आतंकवादियों को कि अगर हमारे देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश की या हमारे भाईचारे को किसी ने भी बिगाड़ने की कोशिश की तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। आदरणीय वड़ा प्रधान श्री के लिए उनका सत्कार करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए सभी मन से बहुत ही तत्पर है। जो कल पूरी नारी शक्ति मोदी साहब के साथ में जो वो रोड शो करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि देश का और दुनिया में देश का जो नाम किया है मोदी साहब ने और तीनों सेना ने, और हमारे बड़ौदा की सोफिया कुरैशी जो लीड की जो ऑपरेशन सिंदूर में, वो भी काबिल तारीफ है। वड़ा प्रधान जी का आना कल आ रहे हैं वो, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो यहाँ पधार रहे हैं। और दूसरा क्या है कि उन्होंने जो ये आतंकवादियों को जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है, उस सम्मान में उन्होंने ये सिंदूर यात्रा स्टार्ट किया है। तो ये पहली बार वो बड़ौदा पधार रहे हैं, तो उसके हिसाब में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तैयारी की है। श्री नरेंद्र भाई मोदी आ रहे हैं वड़ा प्रधान, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो जवाब दिया है वो बहुत सही तरीके से दिया है, और आने वाले टाइम में आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और अर्थव्यवस्था के मोर्चे से आ रही एक अच्छी खबर आपको बताते हैं। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सुब्रमण्यम ने कहा कि अब अगले 3 सालों में जर्मनी को हटाकर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा भारत। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत का डंका एक बार फिर से पूरी दुनिया में बजने लगा है। भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। भारत अब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर ये उपलब्धि हासिल की है। इस बात की जानकारी नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने दी। सुब्रमण्यम ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बाद ये बातें कही। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिस दूरदर्शिता के साथ देश में पिछले 11 वर्षों से विकास कार्य हुए हैं, ये उसी का नतीजा है। The country is at a take-off stage where it can grow very, very rapidly, as has been done by many countries in the past. The Prime Minister gave a call that all states to prepare a vision documents at their level. And this is already visible in the growth of India. We are the 4th largest economy as I speak.
We are a $4 trillion economy as I speak, and this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. जिस दूरअंदेशी के साथ पिछले 10-11 वर्षों से एक योजनाबद्ध तरीके के साथ भारत एक विकास यात्रा पर निकला है, ये उसी का परिणाम। देखते ही देखते हम टॉप 5 में आए, अब 4 में, और धीरे धीरे उस अव्वल दर्जे में जिसका नाम 2047 का भारत होगा, जिसे हम विकसित भारत भी कहते हैं। अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही इकोनॉमी के मामले में भारत से आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 में कहा था कि 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी बढ़कर 4,187.017 अरब डॉलर हो जाएगी। वहीं जापान की जीडीपी का आकार 4,186.431 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। आईएमएफ के मुताबिक 2025 में अमेरिका 30,507.217 अरब डॉलर के आकार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वहीं चीन 19,231.705 अरब डॉलर के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। 2-2.5 सालों में हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे और आने वाले समय में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इस उपलब्धि के पीछे जो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है जनसांख्यिकीय लाभांश। जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो कि युवाओं का जो कंट्रीब्यूशन होता है अर्थव्यवस्था में, उसको देखा जाता है और उसमें भारत निरंतर ही बहुत अच्छा कर रहा है। और आने वाले समय बताया जा रहा है कि इसका जो योगदान प्राथमिक क्षेत्र हो या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हो या सर्विस क्षेत्र हो, उसमें हमेशा से ही अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक दृष्टिकोण से मजबूती से आगे बढ़ रही है और आर्थिक माहौल भारत के अनुकूल बना हुआ है। भारत की ये उपलब्धि न केवल वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को सुदृढ़ करती है, बल्कि विदेशी निवेश और आर्थिक स्थिरता के लिए भी सकारात्मक संकेत देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में रांची और जमशेदपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। रांची में भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने के साथ ही उन्होंने जनजातीय के सम्मान में बने संग्रहालय का भ्रमण किया। लोकसभा अध्यक्ष ने जमशेदपुर में सिंहभूम चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्लैटिनम जुबली समारोह में शिरकत की। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सांसद विद्युत बरन महतो और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रविवार को लौह नगरी जमशेदपुर पहुंचे, जहां वो सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के विकास में एमएसएमई सेक्टर की भूमिका अहम है। श्री बिरला ने विकसित भारत को हकीकत बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 2047 के अंदर विकसित भारत बनाना है, तो सबको हम मिलकर काम करना होगा, सामूहिकता से साथ काम करना होगा। दुनिया के बदलती हुई तकनीकी ज्ञान टेक्नोलॉजी के अनुसार काम करना होगा। दुनिया के अंदर बदलती हुई व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के अंदर काम करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर देश को गर्व है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत औद्योगिक विकास से लेकर रक्षा क्षेत्र में लगातार सशक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की डगर पर है। भारत की सेनाओं पर, उनके शौर्य पर, उनके साहस पर कि कोई भी परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति के अंदर भारत केवल अपनी रक्षा नहीं करेगा, लेकिन दुनिया के अंदर जो देश के अंदर जो आतंकवाद है, उस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए नई नीति, नई कार्य योजना से इस काम करेगा। समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपनी ताकत से दुनिया को परिचित कराया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों और उनके शरपरस्तों के खिलाफ भारत ने एक नई तरह से युद्ध किया है, जो जवानों की शौर्य गाथा को बताता है। तिरंगा लेकर चौकी जीतते हैं, जहां -30 डिग्री, -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, वो ऊर्जा भारत माता की जय करा करते हैं, तो उनका लहू गर्म। इससे पहले रांची पहुंचने पर लोकसभा अध्यक्ष का पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही क्रांतिकारियों के सम्मान में बने बिरसा मुंडा संग्रहालय का भ्रमण भी किया। उन्होंने देश के विकास में जनजातीय समुदायों के योगदान की सराहना की। जंगल जमीन के लिए, उनकी संस्कृति और संस्कारों के लिए, जनजातीय संस्कृति को बचाने के लिए
उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया और उनका संघर्ष हम सबको प्रेरणा देता है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला का यह पहला झारखंड दौरा कई अर्थों में सार्थक रहा। उन्होंने विकसित भारत का विजन प्रस्तुत कर इसे हासिल करने का मंत्र दिया, जो झारखंड जैसे राज्यों के लिए रोड मैप हो सकता है। डीडी न्यूज के लिए राजेश कुमार लालदास और सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के पहले दिन विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के बाद रांची स्थित स्वर्ण भूमि सभागार में विभिन्न सोसाइटियों द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तेज प्रताप यादव को राष्ट्रीय जनता दल से निकाल दिया गया। राजद सुप्रीमो और तेज प्रताप के पिता लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये ऐलान किया। उन्होंने तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। बड़े बेटे से नाराज लालू यादव का कठोर फैसला। बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी परिवार से निकाला। रिलेशनशिप पोस्ट से मचा था बवाल। अपने अलग अलग अंदाज से हमेशा चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार चर्चा लालू यादव के बड़े सुपुत्र के प्रेम संबंध के खुलासे को लेकर हो रही। बेटे का प्रेम सामने आया तो लालू प्रसाद यादव इस कदर खफा हुए कि पार्टी से तो निकाला ही, बेटे को बेघर भी कर दिया। दरअसल शनिवार को तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट का एक पोस्ट वायरल हुआ। इसमें लिखा गया था कि 12 साल से अनुष्का यादव के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ। इसी के साथ तेज प्रताप की नए रिलेशनशिप की चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई। हालांकि बाद में तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए सफाई दी कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया था। अपने शुभचिंतकों और फॉलोअर्स से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। लेकिन मामला जब पिता तक पहुंचा तो गुस्साए लालू ने अपने बेटे पर बड़ा एक्शन ले लिया। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी है। लालू ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्व विवेक से निर्णय ले। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। हमेशा अपने भाई के साथ खड़े दिखने वाले तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी यादव भी लालू यादव के फैसले के समर्थन में दिखाई दिए। जबकि बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने चुटकी लेते हुए तेज प्रताप यादव को चमत्कारी पुरुष बताया। कहा, कभी बाबा बन जाते हैं, कभी साधु बन जाते हैं। हमें ये सब चीजें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया जो उनकी भावनाएं थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तेज प्रताप जी चमत्कारी पुरुष हैं, कभी बाबा बन जाते हैं, कभी प्रेमी बन जाते हैं, कभी साधु बन जाते हैं। उनको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। वो बड़े पुत्र हैं उस परिवार के, उनकी उपेक्षा हुई है उस परिवार के अंदर। उनको इन्हीं नौटंकियों में फंसा करके उनके परिवार के लोगों ने उनका शोषण किया है। तेज प्रताप रिश्तों को लेकर पहले भी विवादों में रहे हैं, लेकिन कभी ना तो घर से निकाले गए, ना ही पार्टी से। लेकिन इस बार तो पिता के साथ साथ भाई भी नाराज हैं। मुद्रेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पंजाब के अमृतसर में अकाली दल के पार्षद हरजिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हरजिंदर सिंह अमृतसर के झंडियाला गुरु से पार्षद थे। सीसीटीवी की मदद से हमलावर की पहचान हो गई है। हमले में इस्तेमाल बाइक की भी पहचान कर ली गई है। कुछ दिन पहले 12-13 मई की रात कुछ अज्ञात लोगों ने हरजिंदर सिंह के घर पर गोलियां चलाई थी, जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से भी की थी। बताया जा रहा है कि हरजिंदर सिंह को
पहले से ही जान से मारने की धमकियां मिल रही थी क्योंकि उन्होंने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की थी और पुलिस को उनके बारे में सूचना दी थी, जिसके चलते पहले भी उनके घर के बाहर गोलियां चलाई गई थी और रविवार को छेहरटा साहिब गुरुद्वारे के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जिस प्रकार से पंजाब में कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद इसका एक और प्रमाण आज मिला है। अगर एक काउंसलर सुरक्षित नहीं है, अगर सिद्धू मूसेवाला जैसे लोग सुरक्षित नहीं हैं, अगर सरेआम खुलेआम इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं सुखबीर बादल, उनके ऊपर गोल्डन टेम्पल के बाहर हमला हो जाता है जानलेवा, तो सोच सकते हैं कि कानून व्यवस्था कैसे ध्वस्त हो चुकी है। महाराष्ट्र के बारामती में भारी बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। भारी बारिश के बाद करहा नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि से कई गांवों में पानी घुस गया है। नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि से लोगों के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि स्थानीय प्रशासन बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमों को तैनात किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति में तहसील कार्यालय से संपर्क करने की अपील की है। और आइए अब नजर डालते हैं दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली पुलिस ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये लोग काफी समय से राजधानी में रह रहे थे और विभिन्न इलाकों में काम कर रहे थे। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर इनके नेटवर्क और भारत में प्रवेश के तरीके का पता लगाने में जुटी है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिख तीर्थस्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार को श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान के साथ खोल दिए गए। इस दिव्य पल का साक्षी बनने के लिए करीब 5000 श्रद्धालु वहां मौजूद रहे। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए चमोली पुलिस ने कड़े प्रबंध किए हैं। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के विशेष आयोजन के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में पत्रकारों के साथ साइकिलिंग की। इस राष्ट्रव्यापी साइकिलिंग अभियान की शुरुआत पिछले साल दिसंबर में हुई थी। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया है। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें गुजरात की कड़ी और विसावदर, केरल की नीलामपुर, पंजाब की लुधियाना पश्चिम और पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट शामिल हैं। ओडिशा तट के पास रविवार तड़के एक मालवाहक जहाज के अचानक पलट जाने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जहाज के एक होल्ड में पानी भरने के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि नौसेना की सक्रियता के कारण जहाज में मौजूद सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली के शाहदरा में एक ई चार्जिंग स्टेशन में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं आग की चपेट में आने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आग इतनी भयावह थी कि इस पर काबू पाने के लिए 5 दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। घायलों का जीटीपी अस्पताल में इलाज जारी है। बिहार के सुपौल स्थित सशस्त्र सीमा बल ट्रेनिंग सेंटर में 8वें बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। पास होने वाले कैडेट्स में एक महिला कैडेट भी शामिल है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।